हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट अपन ने प्रीवियस में डिस्कस करा था, ठीक है। बट अपन ने उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से यूनिट्स क्रिएट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आज उसको ही अपन कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखेंगे सबसे पहले। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? तो अपन सबसे पहले देखेंगे जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट, ठीक है। फिर आ जाएंगे अपन आज के अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद अपन देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में अपन ये समराइज करेंगे और फिर आगे देखेंगे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आज 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जीरो, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड के की यूनिट्स, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस, और फिर आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्लियर? तो चालू करते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट्स ऑफ के से। क्लियर? क्या था यूनिट ऑफ के अपने पास? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो आपके पास यूनिवर्सल जो अपन ने यूनिट बनाई थी वो थी के की। अब आ जाते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसके लिए यूनिट क्या होगी? के की। तो अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो उसके अंदर मेरे पास n की वैल्यू 0। क्लियर? तो n की वैल्यू 0 कर दूंगा यहां पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? करके देखिए। n इक्वल्स टू 0 करा तो मेरे पास 1 बच गया, 1 बच गया तो मोल लीटर इनवर्स एज इट इज, सेकेंड इनवर्स एज इट इज। क्लियर बच्चे? फिर आ जाता हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पर मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। n की वैल्यू 1 हो गई। अब मेरी n की वैल्यू 1 होगी बच्चे, तो मैंने यहां पर 1 n की जगह 1 करा ऑर्डर की जगह। क्लियर? n क्या है मेरे पास? ऑर्डर बताने का तरीका है। अब ऑर्डर मेरे पास यहां पर 0 है, फर्स्ट है और आगे सेकंड आएगा। तो मेरे पास n की वैल्यू अगर 0 करी तो 0 करके मेरे पास जो रिजल्ट आया वो यूनिट बन गई फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? मेरे पास यहां पर n है 1, तो 1 को मैंने पुट करा। 1 को पुट करते ही मैं देखता हूं यहां पे कि 1 माइनस 1 0, तो जिसकी भी पावर 0 तो उसका तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया है स्टूडेंट्स। तो क्या बच गया यहां पर? ओनली सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर आप लिख देंगे सेकेंड इनवर्स। क्लियर? फिर आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर के ऊपर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें बच्चे, तो सेकेंड ऑर्डर पे n की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू अगर आपने यहां पे 2 पुट करी तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 आपके पास पावर आ गया। वहां पर -1 पावर आ गया तो मोल -1, लीटर का -1 और -1 ओनली लीटर बच गया। फिर आपके पास यहां पर सेकेंड इनवर्स बच गया। क्लियर? तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास टेबल क्रिएट हो गई फॉर द केस ऑफ क्या? यूनिट ऑफ के। रेट कांस्टेंट की फर्दर यूनिट्स निकाल दी अपन ने, किसके रेस्पेक्ट में बच्चे?
for zero order reaction, for first order reaction and for सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर भाई, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? कुछ भी नहीं करा है स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट की यूनिट अपन ने डिफाइन करी थी पिछले लेक्चर से उस यूनिट को उठाया, उस यूनिट को अपन ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 पुट करा अपनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू के अंदर, यूनिट के अंदर, और यूनिट्स फाइंड आउट कर ली फॉर अ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन लाइक जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. So we get for a zero order reaction that is mole liter inverse, second inverse, and for the case of first order reaction we get second inverse unit, and for a for first order second inverse, and a second order reaction n equals to 2 that is mole inverse liter second inverse. बच्चे क्लियर? तो ये यूनिट ऑफ के आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, आगे अपने मेन लेक्चर के टॉपिक पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज molecularity of reaction. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लेक्चर का आज, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? वैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टिंग पार्टिसिपेंट्स जो यूज हो रहे हैं उसकी एलिमेंट्री स्टेप के अंदर क्या देने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए. क्लियर? मेरा वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, इन वर्ड्स से ही अपन क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट क्रिएट कर लेंगे. किसकी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की. क्या मैंने बोला यहां पर कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या पार्टिसिपेट्स केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में यूज कर रहे हैं. एलिमेंट्री वर्ड को सुनना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए. उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, जितने प्रोडक्ट्स यूज होंगे उनको जोड़ के अपन क्या लिख देंगे, उस रिएक्शन की, उस सब्सटेंस की मॉलिक्यूलरिटी वहां पर समझा देंगे स्टूडेंट्स. क्लियर? तो मैं यहां पर लिखता हूं इसकी डेफिनेशन. It is a number of reacting molecules, ions, atoms participate in chemical reaction that is its elementary step to give a specific product. To give the क्या? Specific product. It is a number of reacting molecules, ions या atoms participate in a chemical reaction that is a elementary step, उसके elementary step के अंदर या elementary reaction के अंदर, to give the क्या? Specific product is known as molecularity of a reaction students. तो ये तो आपके पास क्या हो गया? पहला पार्ट हो गया. दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री स्टेप के लिए ही है क्या? हाँ भाई, एलिमेंट्री स्टेप के लिए ही है. क्यों? कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं हो सकती क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते भाई. क्लियर? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो अपन बस ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is not defined.
डिफाइन ही नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे कि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? इट कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट कि ना इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ना जीरो हो सकती है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये पता पड़ गया आपको कि रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट इन इट्स एनिमल रिएक्शन या स्टेप टू गिव द क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब किससे बोलेंगे ये तो बताओ सर। एग्जांपल ले लो जी भाई, एग्जांपल लेते हैं, लिया भाई, ये एग्जांपल ले लिया भाई। सबसे सिंपल बेस्ट एग्जांपल चल रहे हैं अभी तक अपने, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इसकी जगह रिएक्शन को डाल दो और वही काम हो जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूलरिटी लिखूं स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलरिटी मेरी क्या आ जाएगी इसकी, पढ़े वही डेफिनेशन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आयन या एटम। गिनो भाई, एक और दो, ठीक है ना। क्या है यहां पर, नंबर ऑफ रिएक्टिंग ए और बी, पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन टू गिव द क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाया भाई पी। तो क्या है इसका, ए प्लस बी। मेरे पास ये मॉलिक्यूलरिटी आ गई इस रिएक्शन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जैसे मैं आ जाता हूं और एग्जांपल ले लेते हैं, PCl3 plus Cl2 gives PCl5। मॉलिक्यूलरिटी लिखो भाई, क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी, बताओ भाई स्टूडेंट्स। 1 for PCl3, 1 for Cl2, that is 2। ये आपके पास हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पर, 1 for PCl3, 1 for Cl2, that is we obtained the क्या मॉलिक्यूलरिटी equals to 2। क्लियर? अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हमेशा लेस देन होगी 3 से, बस 3 से ज्यादा लेस वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी की अपने पास यहां पर नहीं आती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर लिख सकते हैं आप, कैन नॉट बी मोर देन 3। ठीक है, 3 वैल्यू से ज्यादा नहीं होती, लेस देन 3 ही यहां पर होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये आपके पास मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जानकारी हो गई। अब मॉलिक्यूलरिटी में ही आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं जो इसको बताते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, अब टाइप ऑफ रिएक्शन में आपके पास पहला पार्ट आ जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है भाई, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट आउट हो जाए। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन आपके पास क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑल्सो फॉर द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन elementary reaction shows molecularity of reaction। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्टिंग स्पीशीज एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या बताएगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको यहां पर बताएगी। कैसे, एग्जाम्पल बताइए भाई सर। तो एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल आपके पास 2HI gives
H2 प्लस I2। उसके बाद आपके पास यहां पर मोलिकुलरिटी क्या आ जाएगी, क्या आएंगे, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स स्पीशीज 2 हैं, तो इसके लिए आ गई आपके पास 2 मॉलिकुलरिटी। ये एलिमेंट्री स्टेप हो गया स्टूडेंट्स इसका, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गई है, ठीक है। आगे चलेंगे, और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि PCl3 प्लस Cl2 PCl5 C प्लस O2 गिव्स क्या, CO2, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 4 कार्बन 1 4 O2, दैट इज अगेन 2, क्लियर। तो ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में मॉलिक्यूलरिटी अपन ने बता दी, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो मॉलिक्यूलरिटी शो ही नहीं करता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते स्टूडेंट्स अपन, इसीलिए अपन ने क्या लिखा था, इन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या डिफाइन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओनली हमेशा अपन क्या बता सकते हैं, ऑर्डर बता रख सकते हैं, वो भी स्लो स्टेप के रेस्पेक्ट, क्लियर। तो मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लिख लीजिए। Not defined for complex reaction. For complex reaction, order of reaction is defined only in स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी गई होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखने का क्या तरीका है, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप, तो ओनली स्लो स्टेप से अपन ऑर्डर निकाल के उसकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर वहां पर बता सकते हैं, एन की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां पे आपके पास मॉलिक्यूलरिटी समाप्त हो गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, क्लियर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बता रहा है अपने को कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि क्या कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट उसको अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कर पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ही हो पाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, न कि थ्योरेटिकल, क्लियर। थ्योरेटिकल कौन था, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते थे थ्योरी को स्टूडेंट्स अपन, बट आपका ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्री स्टेप को फॉलो अप करते एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाएगा। दैट इज या तो वो स्लो स्टेप होगा या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS, जिसकी रेट डिटरमाइन करी जा सकी होगी, या मैथमेटिकली अपन बोले तो सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपीयर्ड इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो अपन को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मिले थे, अभी पढ़ा अपन ने आज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर उस की बात करी जाए रेट लॉ के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करना, मैंने वहां भी बताया था आपको n इक्वल्स टू a प्लस बी होता है, क्लियर। तो यहां पर वही चीज है कि जो कंसंट्रेशन अपन ने वहां पर लिए था रिएक्टेंट का, उसकी जो पावर यूज करी थी रेज टू इट्स पावर इज कोएफिशिएंट्स, तो उनको सम अप करके अपन क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अपन ऐसे इसको शो कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे या पॉइंट्स बनाते हैं इसके बारे में। तो लिखिएगा, इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज
participate in chemical reaction that is determined experimentally or slow step or rate determining step, RDS। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप या डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली अपन इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। मैथमेटिकली it is a sum of stoichiometric coefficient appeared in रेट लो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो इसका मेनली आपके पास डेफिनेशन ओवरव्यू हो गया। क्या डेफिनेशन है भाई इसका? तो इसका डेफिनेशन आप अंडरलाइन करेंगे कि इट इज अ सम ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपीयर्ड इन अ रेट लो। रेट लो के अंदर जो अपन ने स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यूज करे थे उसको अपन सम करके ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहां पर मैंने लिखा अगेन वही रिएक्शन गिव्स P, तो इसका बात करूं तो इसका रेट कैसे लिखा था अपन ने? इसका रेट ये लिखा था अपन। क्लियर? तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या होगा? A प्लस बी। क्लियर? यहां पर x और y लिख सकते हैं, 1 एंड 2 कोई भी रिएक्शन आ जाएगी तो अपन उनको ऐड करके अपना ऑर्डर लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट में वही चीज बताई स्टूडेंट्स कि मैथमेटिकली इट इज अ सम ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या है स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? B और A, ये आपके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं अपीयर्ड इन अ रेट लो, जो कि रेट लो में अपीयर्ड हो रहे थे, उनको अपन ने क्या कर दिया? सम कर दिया, n इक्वल्स टू a प्लस बी। तो इनको सम करते ही आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। क्लियर? वापस से अपन इस पूरी चीज को देखते हैं। क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, थियोरेटिकल नहीं कर सकते हैं। या तो वो स्लो स्टेप में हो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप में हो। मैथमेटिकली और इसका जो दूसरी डेफिनेशन है ये और ही है। ठीक है? तो आपको यही मेन ध्यान में रखना है, इजी तरीका यही है इसको रिमेंबर करने का कि सम ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपीयर्ड इन अ रेट लो। क्लियर बच्चे? तो ये तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया फॉर अ रिएक्शन स्टूडेंट्स। क्लियर? आगे देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, C+O2 गिव्स क्या? CO2। ठीक है? PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। ठीक है? अगर इनके लिए आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बिग टास्क नहीं है, कर सकते हैं भाई। 1 और 1 दैट इज 2, ये तो ऑर्डर आ गया आपके पास। 1 एंड 1 अगेन 2 आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स? अब ले लेता हूं यहां पर जैसे कि
2a plus 3b gives c, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे पास n कितना आ जाएगा, 2 plus 3 दैट इज 5, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पर एग्जाम्पल हो गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन, आगे अपन देख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। अब आपने मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ लिया, ऑर्डर भी देख लिया, क्लियर। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने क्या डिफरेंस क्रिएट करे, क्लियर। तो यहां तो मेरे पास मॉलिक्यूलरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स जो कोलाइडिंग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, वो आपको मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं, क्लियर। और यहां तो सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपीयर्ड इन द रेट लॉ, ठीक है। तो यहां तो लिख दीजिए आप सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपीयर्ड इन रेट लॉ। यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स कोलाइडिंग इन एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। ये तो डेफिनेशन का डिफरेंस क्रिएट हो गया। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट आपके पास कि ये तो क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये होता है एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट, फिर आ जाते हैं अपन कि इसकी वैल्यूज क्या नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, क्लियर। ये नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, इसके डिफरेंस क्रिएट हो गए स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अपन इसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन ने देख लिया। अगर अपन इसकी बात करें स्टूडेंट्स कि इन दोनों का मेनली और अपने पास यहां पर क्या यूज आ रहा है, तो वो अपन क्वेश्चन की मदद से यहां पर देख पाएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने पास क्रिएट हो रहा है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या, क्लियर। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा होंगे, ये मैंडेटरी है। एक नहीं होगा, एक से ज्यादा ही नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होना चाहिए वहां पर। और रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, क्लियर। वापस सुनिएगा मेरा पॉइंट कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा होंगे, पहली बात। दूसरा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन अ कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, नॉट ऑन मोर देन वन रिएक्टेंट, ओनली ऑन वन रिएक्टेंट, ठीक है। एक्सेस वाली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, ठीक है पार्ट। तो ये तो आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में मैंने आपको 3 पॉइंट्स क्रिएट कर दिए।
इन्हीं 3 पॉइंट्स को अपन यहां पर डेफिनेशन में देख लेते हैं और फिर एग्जांपल की मदद से उसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे पॉइंट्स। इट इज अ नंबर ऑफ reacting species which is more than one। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच इज मोर देन वन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो आपके पास पॉइंट हो गया पहला। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन concentration of only one reactant। क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों पॉइंट पता चल गए यहां पर आपको। और लास्ट पार्ट, it does not depend या independent of, it does not depend of concentration of reactant which is in excess। क्लियर बच्चे? क्या हो गए पॉइंट्स? इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच इज मोर देन वन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज होनी चाहिए जो कि केमिकल रिएक्शन हो, है ना स्टूडेंट्स? अभी एग्जांपल से पता पड़ जाएगा, सारे पॉइंट्स में आपको वहां से रिलेट करवा दूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन उसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ओनली वन रिएक्टेंट पे। दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, जो इसकी मात्रा क्या होगी? एक्सेस होगी। जो एक्सेस क्वांटिटी में अगर पड़ा हुआ होगा वहां पर, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है भाई? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपके पास क्या है? ये CH3COO C2H5 प्लस वाटर गिव्स क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। जानते हैं आप, CH3COH प्लस C2H5OH। ये तो क्या हो गया? इथाइल एसीटेट। ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। क्लियर बच्चे? ये तो पता ही होगा आपको, बताऊंगा इनको भी लिखना है। चले लिख देते हैं, इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड। क्लियर? ये हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये बात इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, ये हो गया ईस्टर का हाइड्रोलिसिस। अब यहां पर जो आपकी रेट है, वो रेट किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले सबकी लिख देते हैं अपन, और H2O। क्लियर? अब यहां पर मेरी रेट तो बस किस पे डिपेंड कर रही है? एक रिएक्टेंट पे। ये तो मेरे पार्ट क्या है? वहां पर एक्सेस में पड़ा हुआ है। एक्सेस में पड़ा हुआ है तो मेरे पास जो वाटर है उसको मैंने एक्सेस लिख दिया। एक्सेस लिख दिया तो मैं वाटर को नेग्लेक्ट करने के लिए यहां पर K डैश मैंने लगा दिया। तो मैं यहां पर इसको क्या करता हूं? K डैश से रिप्लेस करके CH3COO C2H5
की कंसंट्रेशन से डिपेंड करवा दिया मैंने। क्लियर? तो मेरे पास यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन अ कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट पे मेरी डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये तो आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया। अब अगर अपन सुक्रोज का लिखें तो वो भी लिख सकते हैं। सुक्रोज के लिए देख लेते हैं। C12H22O11 plus water gives C6H12O6, ठीक है, प्लस C6H12O6। ये आपके पास ग्लूकोज, ये सुक्रोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो गया। अब वही बात हो गई यहां पर भी कि R तो आपके पास क्या हो गया कि H22O11 और H2। अब H2 वाला जो पार्ट है वो है एक्सेस मात्रा में, एक्सेस मात्रा में है तो H2O को आप कर दीजिए K कांस्टेंट से। क्लियर? तो आपके पास जो ये K कांस्टेंट वाला पार्ट है ये पूरा इसके साथ मिक्स होके आपके पास R किस पे डिपेंड हो जाएगा? ओनली C12H22O11 के साथ। तो वही बात हो गई स्टूडेंट्स कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स अपने पास। ठीक है, तो R इक्वल्स टू K डैश C12H22O11, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हो गया जिसको अपन बोला जा सकता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं वापस आता हूं स्लाइड पे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पॉइंट्स, इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच इज मोर देन वन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, depend upon a concentration of only one reactant, does not depend on a reactant which is in excess। depend नहीं कर रही है जो excess मात्रा में, यहाँ पर जैसे water, ऐसे ही सुक्रोज में भी आपके पास water क्या है? excess quantity में। यहाँ पर ethyl acetate पे depend कर रहा है reactant, only one reactant पे, ऐसे ही वहां पर C12H22O11 पे depend कर रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ पर देख लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी को भी अपन ने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अपन ने देख लिया स्टूडेंट्स। अब अपन ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे स्टूडेंट्स, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वेश्चंस है, लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन if rate of reaction increases by 8 times when concentration of reactant increases by 2 times। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए पहला सवाल ऑर्डर से रिलेटेड। अब इसमें देखते हैं कि क्या करना है अपने को। ऑर्डर को कैलकुलेट करना है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन आपको 8 टाइम्स दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 टाइम्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि nth ऑर्डर के लिए रेट लो आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको छोटा सा टॉपिक है रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर, ये मैंने टॉपिक यहां पे लिखा। अब रेट लॉ तो आपको पता है R इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल B की पावर स्मॉल b। ठीक है, यहां पर nth ऑर्डर की बात हो गई। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहां पर R इक्वल्स टू
k की पावर n, ये आपके पास nth ऑर्डर के लिए रेट लो आ गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास स्टूडेंट्स परीक्षा के अंदर, एग्जाम्स के अंदर 1 मार्क का सवाल पूछ लिया जाता है। क्लियर कि nth ऑर्डर के लिए रेट लो बता दीजिए, बस 1 वर्ड 1 मार्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। R इक्वल्स टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, इसी को अपन यहां पर सवाल में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर R लिखा, K की पावर A और n लिखा मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपके पास R1 और A1 मैंने लगा दिया। क्लियर, अब आपको बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए एंड जब रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 8 टाइम्स बढ़ रही है। मेरे पास गिवन क्या है, 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैंने 8 लिख दिया। R1 इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो मैंने यहां पर 2 टाइम्स इसको बढ़ा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर लिखता हूं इसको सिंप्लीफाई, सो 8 इक्वल्स टू 2 की पावर n। क्लियर, ऑर्डर निकालना है मेरे को, मैंने सब हटा दिया, मैंने बस अपने पास जो गिवन थिंग थी उनको लिख लिया। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, सिंपल मैथमेटिक्स, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मेरा बेस सेम हो गया यहां पर, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएंगी, वो भी सेम होंगी, तो n की पावर कितना आ गया, 3। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या निकला यहां पर, 3 निकल गया। कब, जब रेट ऑफ अ रिएक्शन आपको 8 टाइम्स बढ़ी हुई है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 टाइम्स आपको यहां पर बढ़ा हुआ मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहला सवाल हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि कैलकुलेट करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन if rate of reaction increases by, वही 8 टाइम से बढ़ा दिया अपन ने इसको, when concentration of reactant increases by 4 टाइम्स। 4 टाइम्स से अपन ने इसको बढ़ाया है स्टूडेंट्स। क्लियर, यहां पर आ जाते हैं, सेम वही अगेन सॉल्यूशन। क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लिखेंगे जो आपने फॉर्मूला यहां पर यूज करा था, वही फॉर्मूला है। तो यहां पर लिखते हैं एट टाइम्स आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, 4 टाइम्स आपके पास कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर, 8 लिया, 4 टाइम्स आपके पास ये इंक्रीज अप हो रहा है, 4 की पावर n, ये आपके पास 2 की पावर 3 है, ये 8 है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। क्लियर, 2 की पावर 2n लिख सकते हैं, बट यहां पर आपके पास क्या हो गया, 2n इक्वल्स टू 3। क्लियर, तो यहां पर n को सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2 आपके पास ऑर्डर आ गई, किसके रेस्पेक्ट में, जब 8 टाइम्स आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है और कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट। तो ये आपके पास 2 तरह के सवाल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर आ गए स्टूडेंट्स। इन्हीं सवाल को आगे अपन स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्हीं सवाल के लिए यहां पर आप डायरेक्ट ट्रिक भी क्रिएट कर सकते हो। अब ट्रिक क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल की बात करें तो आप यहां पर ट्रिक क्या बना सकते हो इसकी, ये तो पूरा पैटर्न हो गया। ट्रिक क्या करना है, बस आपको ROR 8 टाइम्स और 2 टाइम्स आपके पास है, तो दिमाग में आपके पास क्या है, फॉर्मूला तो है, बट क्या कर रहे हो आप, फॉर्मूले को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके और लंबा इसको प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हो, 4 स्टेप्स क्वेश्चन कर रहे हो। तो यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना है, बस आपने रेट को लिया, कंसंट्रेशन को लिया, उसकी पावर बनाई, तो यहां पर 2 की पावर 3 8 होता है, पावर n है, तो n आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहां पर डायरेक्ट 3 आ गया, तो वही तो अपना आंसर है। तो यहां पर आपके पास थर्ड स्टेप में तो आपके पास आंसर ही आ गया।
यहाँ पर अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ा और वैल्यू पुट करनी पड़ी और उसके बाद अपने पास ऑर्डर क्रिएट हुआ। तो यही चीज आप क्या कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इंक्रीज हो रही है 4 टाइम्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ reactant increases by 9 times। 9 टाइम्स बढ़ा रहे हैं अपन इसको। क्लियर? तो 9 टाइम्स बढ़ाने पे आपके पास जो ROR है वो क्या है, देखिए फॉर्मूला पुट करा। अब ये थोड़ा सवाल क्या है, टिपिकल है, एकदम इतना इजी नहीं है दोनों सवालों की तरह। क्या टिपिकल है वो बताऊंगा अभी आपको। तो यहां पर आप कहां उलझेंगे अभी देखते हैं। रेट आपके पास 4 है, K 9 A1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां तो मेरे पास क्या आ गया, 4 इक्वल्स टू 9 की पावर n। क्लियर? तो वहां पर तो क्या हो गया 2 की पावर 2 और यहां पर आ गया 3 की पावर 2n। अब बेस तो मेरे दोनों अलग आ गए, बेस अलग आ गए तो मैं अब 2 इक्वल्स टू 2 की पावर n थोड़ी ना कर सकता हूं। क्लियर? अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा यहां पर। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड लिया लॉग, लॉग लेते ही आपके पास क्या हो गया, लॉग 2 की पावर 2 इक्वल्स टू लॉग 3 की पावर 2 है। ठीक है? अब log 2 की पावर 2 क्या प्रॉपर्टी होती है, log a की पावर b, तो पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है? तो ये 2 log 2 इक्वल्स टू 2 की पावर n, सॉरी 2n log 3 हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर? तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब n आपके पास क्या हो गया, log 2 अपॉन log 3। अब इसके लिए आपको log 2 और log 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मैं यहां पर आपके लिए ट्रिक क्रिएट कर देता हूं, लॉग टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है। log 2 की एक वैल्यू याद रखनी है, log 2 क्या होता है 0.3, तो 0.3 याद रखना है। अब आगे चलें log 3, इसके बाद वाली वैल्यू को स्किप कीजिए और वो लिख दीजिए, 4 को स्किप कीजिए, बाद वाली वैल्यू 5 और पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर? 3 के बाद 4 आता है, 4 को स्किप करके 5 लिखिए और पॉइंट लगा दीजिए। log 4, 5 को स्किप कीजिए, 1 लिख दीजिए आगे, 6 पॉइंट लगा दीजिए। log 5 0.6 हटा, 6 हटा दीजिए, 7.7। ठीक है? ऐसे log 7 0.9। तो ये आपके पास ट्रिक है, ध्यान में रखना है इन वैल्यूज को थ्रू आउट केमिकल काइनेटिक्स। ये वैल्यूज यूज आने वाली हैं आपके पास। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा अपने सवालों का स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर आपके पास क्या टिपिकल आया पता पड़ा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दोनों सवाल इजी थे, इसमें लॉग आ गया स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर आपके पास क्या हो गया 0.3 अपॉन log 3। log 3 क्या है 5। ठीक है? log 3 की वैल्यू 0.5, log 2 की वैल्यू 0.3। पॉइंट आपके पास यहाँ पे हट गया, तो आपके पास 3/5 यहां पर n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन इंक्रीजिंग 4 टाइम्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास 9 टाइम इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है? तो ये आपके पास सवाल होगा स्टूडेंट्स, इनको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे और सवाल करेंगे।